तो हेलो सो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिवेशन। गाइज आज का वीडियो इस प्रकार होगा गाइज, वैसे आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा गाइज। वैसे अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हो सकती है, जो कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12th पास यानी दोस्तों 12वीं पास के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली है। अगर आप 12th पास कर रखा है और अगर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों हम पूरा नोटिफिकेशन कवर करेंगे। नोटिफिकेशन में गाइज वैसे आपको पता है गाइज कि दोस्तों लगभग 5-6 दिन तो हो गए हैं इस वैकेंसी को निकले ने, लेकिन गाइज एनटीपीसी दोस्तों 12th बेस की है, 12वीं पास के लेवल की है। तो इस बात का ध्यान रखना है गाइज कि दोस्तों आपको केवल 10 या 12 दिन का समय और बचा है। इस समय में गाइज आप पूरा इस नोटिफिकेशन को पढ़कर दोस्तों अपना फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम को कंप्लीट करके दोस्तों अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वीडियो में जो हमारा यानी कि 12th पास अगर आपने कर रखा है दोस्तों, तो आपको वैसे 12th पास आपने कर रखा है, 12th पास 12वीं पास अगर आपने कर रखा है दोस्तों, आपके लिए वैकेंसी पूरी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो में बात करेंगे गाइस कि इस फॉर्म को भरने के लिए प्रारंभ तिथि क्या है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट तिथि क्या है, इस फॉर्म को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। बात करेगा इसकी इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा क्या दे रखी है, इससे बात करेगा इसकी नहीं दोस्तों आयु सीमा और इसके एग्जाम फी कितनी लग रही है, एग्जाम कब कितने समय में कंडक्ट की जाएगी, कितने घंटे की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, सारा इस वीडियो में करेंगे। गाइस मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि स्नातक लेवल की भी एग्जाम निकल रखी है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल BA BCom BSc जो भी आपने कर रखा है गाइस, अगर उससे रिलेटेड अगर आप ग्रेजुएशन से लेवल यानी कि स्नातक लेवल की अगर एग्जाम को कम्प्लीट कर तो उसमें दोस्तों 5,890 पोस्टेज दे रखी है उस पोस्ट में गाइज। और इसमें जो पोस्ट बात कर लगे इसमें लगभग थोड़ी सी कम वैकेंसी दे रखी है, तो आप इस वीडियो के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर 12वीं आपने कर रखा है। तो इस वीडियो में सारा हम नोटिफिकेशन कंप्लीट करेंगे कि वैसे महत्वपूर्ण कंप्लीट आपको करवा दूंगा, लेकिन और भी अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है और भी डिटेल्स एग्जाम्स के लिए जानना है गाइज, तो आप इसके हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रकाश पे JK मोटिवेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से गाइज आप जाकर दोस्तों इसका यानी कि कर सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो सारा बने रहिएगा वीडियो में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसमें दे रखा है गाइस यानी दोस्तों, वैसे थोड़ा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लगभग 175 यानी कि 74 समथिंग का यानी कि इसका PDF दे रखा है। तो हम मैंने जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, अंधेरा सा वैसे आपको पूरा अंधेरा सो वैसे मेरे इसमें दिख रहा है, लेकिन PDF में आपको पूरा सही दिखेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मिनिमाइज़ कर लो तो थोड़ा सही से दिखेगा थोड़ा सा, है ना। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका, उसको जाकर देख सकते हैं आप फिलहाल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करें, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड ने केंद्रीय रोजगार सूचना CN संख्या 7/2025 को एग्जाम ये नोटिफिकेशन निकाला था। और बात करें गाइस यानी दोस्तों विभिन्न गैर तकनीक लोगों की पूर्व स्नातक के पदों के लिए भारी यानी दोस्तों बात करें 12वीं परीक्षा 12वीं यानी कि 12वीं एग्जाम के लिए दोस्तों, इसके लिए ये 12th पास आपने कर रखा है गाइस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगली बात करें गाइस यानी कि इसका जो पूरा यानी कि पाठ्यक्रम क्या है यानी पूरा इसका दे रखा है दोस्तों। यहाँ बात करें केंद्रीय रोजगार सूचना CN संख्या 7/2025 के विभिन्न गैर तकनीक लोगों की पूर्व स्नातक के पदों पर दे हेतु रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना यानी कि इसका जो सांकेतिक सूचना दी गई थी गाइस, वो दी गई थी लगभग 4/10/2025 को। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि थी दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 से एग्जाम। और दोस्तों उसमें जो बात करूँगा स्नातक के लिए जो वो एग्ज़ाम 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था फॉर्म भरना, और उसकी जो और 20 नवंबर का दोस्तों इसकी लास्ट डेट है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2025। उसकी लगभग 23:59 यानी कि 12:59 तक ये रात की 12:59 तक ये ऑनलाइन रहेगी 12वीं पास के लिए, है ना। और उसमें दोस्तों 20 नवंबर की है, तो इस बात का ध्यान रखिए, दोनों का अलग अलग है और दोनों एक साथ ही वैकेंसी निकाली गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए आपको कि आपको यानी कि इसको 27 नवंबर तक फॉर्म लास्ट डेट रहेगी। जमा किए गए आवेदनों के लिए कुल शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29/11/2025 रहेगी। 29/11/2025 को ये यानी कि एग्जाम्स जो है उसके लिए शुल्क जो जमा कर फॉर्म भर दिया है। और आप अगर इसका शुल्क जमा करना चाहते हैं तो एक दिन लगभग 2 दिन का समय और मिलेगा। संशोधित शुल्क भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि पर ध्यान दें, खाता बनाए, क्रिएटिव चूषण फॉर्म में भरे गए विस्तृत विवरण और रेलवे भर्ती बोर्ड चुने। रेलवे भर्ती बोर्ड को संशोधित किया था 30/11/2025 से 9/12/2025 तक ये लिंक ओपन रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। वे तिथियां जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन करने में अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा। तो इसलिए दोस्तों जो स्क्राइबर वाले लोग कैंडिडेट्स हैं जिनको सही से
वो खुद नहीं एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर पाते, उनके लिए किसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हाथों से स्क्राइप की मदद से वो यानी कि एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करते हैं, तो 10/12/2025 से 14/12/2025 तक लिंक ओपन रहेगी। तो इस बात का ये महत्वपूर्ण तिथियाँ इसमें दे रखी है। गाइस जब बात करें उसकी पोस्टर्स कितनी दे रखी है, तो पोस्टर्स की बात करें दोस्तों, पद का नाम क्या क्या रहेगा, वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक है ना, और लेखा लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक और ट्रेन लिपिक। इसका 7वें वेतनमान के आधार पर ये पैसा मिलेगा। लगभग इसका पैसा लगभग 21,700, 19,900, 19,900 यानी कि लगभग इतना पैसा आपको महीने का दिएगा। चिकित्सा माना B2 C2 ये दोस्तों चिकित्सा के आधार पर भी आपको दोस्तों इसके अंदर कैटेगरिया में आपको लिया जाएगा। और रही बात 1/1/2026 को आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 30 आयु होने की, 18 साल न्यूनतम होनी चाहिए और 30 साल अधिकतम होनी चाहिए। वैसे आयु में एज रिलेक्शन में आपको एज रिलेक्शन मिल जाएगा। आयु सीमा में छूट अगर आप ST SC OBC EWS या नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, है ना, तो NCL में आते हैं दोस्तों आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन या महिला में आते हैं दोस्तों आपको नीचे आयु सीमा में छूट देखने को मिल जाएगी। कुल रिक्तियाँ दोस्तों 24,424 तो वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक है, यानी कि जो टिकट चेक कर रहे हैं उसके लिए 394 अलग से पोस्ट है, तो 164 लगभग 3,058 पोस्ट इसके अंदर दे रखी है। बात करेगा इस दोस्तों, ये तो आपने रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे जोन पर रिक्तियों का विशेष विवरण अनुगणना B में दिया गया। इसी में अनुगणना B है, उसमें दिया गया है कि कितनी रिक्तियाँ रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे जोन में कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, किस किस जोन में कितनी है, वो सारा इसमें अलग से दे रखा है। वैसे विवरण अनुगणना में B में दिया गया। वैसे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जाकर प्रकाश पे GK स्टडी मोटिवेशन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए, तो टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों इसका आप देख सकते हैं कि वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो मेन टॉपिक है वो पूरा ही कंप्लीट करूँगा, लेकिन और जो भी आपको जो चीज़ें देखनी है वो सारा आप, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत 74 पेज का यानी 74 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। और अब आगे बात करते हैं गाइस, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अब दोस्तों इसमें अगर आप शारीरिक तौर पर पूर्ण स्वस्थ, शारीरिक आपका फिजिकलिटी क्राइटेरिया जो है गाइस वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। अगर आप श्रवण बाधित, दूरदर्शी, निकटदर्शी, दूरदर्शी, निकटदर्शी, दूरदर्शी यानी आंखों से किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो थोड़ा सा आपको दिव्यांगता श्रेणी में से इस तरीके से आपको कुछ छूट प्रदान की जा सकती हैं। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, इस क्राइटेरिया को भी आपको पढ़ना है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। आगे की तरफ और बढ़ते हैं। आयु वर्ग में एज इलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए, दोनों तिथियां सम्मिलित है। आयु वर्ग में 18 से 30, तो न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल की होनी चाहिए। लेकिन निम्न आयु पश्चात जन्म सामान्य सभी समुदाय श्रेणियों के लिए 1/1/2008 के पहले का जन्म नहीं के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। निम्न आयु यानी पश्चात जन्म तिथि अमान्य, यानी कि 1 जनवरी 2008 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। और ऊपरी आयु सीमा पूर्व की जन्म तिथि अमान्य, यानी कि अनरिजर्व और EWS यानी कि सामान्य लोगों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 2/1/1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब समझ रहे हो ना, 1/1/2008 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और उससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व और EWS के लिए। लेकिन बात करें OBC यानी कि अदर बिलो कास्ट, NCL यानी नॉन क्रीमिलियर के लिए 2/1 यानी 2 जनवरी 1993। इस बात का ध्यान रखो। SC ST OBC के लिए इसके लिए 2/1/1951। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों कि आयु सीमा में अगर आपको इस इतने समय में अब आ रहे हो इसके बीच के क्राइटेरिया में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बात करें गाइस, दोस्तों आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। ये नीचे के दिए तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू है। गाइस अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार है तो आपको 5 वर्ष का एज रिलेक्शन मिल जाएगा। अन्य पीड़ा गैर क्रिमिनल यानी कि आपने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, आप गैर क्रिमिनल उम्मीदवार हैं, तो 3 वर्ष के लिए आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आगे से पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक अगर आप उम्मीदवार हैं तो सत्यापन के बाद कम से कम 6 माह का निरंतर सेवा पूर्ण कर लिए। अगर आप किसी सेवा में पहले से आप अलॉट हैं और उसके बाद अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, आप इसके लिए और एग्जाम तैयारी करके दोस्तों कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों एक्स सर्विसमैन जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम 6 माह का निरंतर सेवा करी हो उसके लिए दोस्तों ये वैकेंसीज 6 महीने, उसको लगभग 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित के लिए दोस्तों 3 वर्ष है, भूतपूर्व सैनिक OBC के लिए 6 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए सबके लिए तो 3, 8, 3, 6, 8 इस तरीके से ये आपको आयु सीमा में रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों PWBD अनारक्षित और EWS 10 वर्ष के लिए, PWBD OBC NCL 13 वर्ष के लिए, PWD अनुसूचित जाति जनजाति तो 13, 10, 13, 15 इस तरीके दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों अलग अलग आप खुद यहाँ से समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं आयु सीमा में। और अन्य महत्वपूर्ण जो है चीज़ें दोस्तों, अब मैं बात करूँ एग्जाम्स फी कितनी लग रही है, तो परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को अपने समुदाय श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों बात करें उम्मीदवार की समुदाय श्रेणियां, सभी उम्मीदवार के लिए क्रमांक 2 के नीचे उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर
500 रुपये का यानी कि 500 रुपीज़ के इस शुल्क में से प्रथम चरण की CBT यानी कंप्यूटर बेसिस एग्जाम्स जो है टेस्ट में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क अगर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। कुल मिला के 500 रुपये लग रहे हैं दोस्तों। इसमें ये लिखा गया है कि 2 चरणों में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन इसकी जो प्रथम चरण की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी उसमें दोस्तों आपको यानी कि पूरा पैसा 500 रुपये लगेगा। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए, लेकिन अनरिजर्व के लिए। लेकिन अगर प्रथम चरण के एग्जाम आप कंप्लीट करते हो और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे एग्जाम में आप नहीं जाते हैं, सेकंड एग्जाम में नहीं जाते, तो आपको 100 रुपये काट लिया जाएगा और 400 रुपये वापस बैंक शुल्क काट कर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। ये दे रखा है। लेकिन नीचे ये भी दे रखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ABC यानी अदर इकोनॉमिकल बिलो कास्ट से संबंधित उम्मीदवारों के लिए एक सावधान ABC को OBC या AWS के साथ भ्रमित नहीं किया गया है नहीं किया है जाना चाहिए। 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क आकर वापस कर दिया जाएगा। ये दोस्तों ये सभी उम्मीदवार के लिए थे, लेकिन गाइज ये जो बात कही गई ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए है ये 250 रुपये। लेकिन इसमें आपको दोस्तों 250 रुपये का जो शुल्क प्रथम चरण की CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा अगर आप सेकंड एग्जाम में नहीं जाते क्वालिफाइंग करने के बाद। केवल प्रथम चरण की CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क वापस नहीं लेगी अगर आप जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम देने नहीं चाहते तो गाइज आपके लिए ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइज। अब थोड़ा सा वो नीचे हम आते हैं परीक्षा शुल्क भुगतान के तरीके। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, यानी पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। हम दोस्तों बात कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। क्षेत्रीय आरक्षण कुछ दोस्तों इसमें दोस्तों शारीरिक क्षमता और शारीरिक फिजिकलिटी, मेंटलिटी फिजिकलिटी और एलिजिबिलिटी और बात करें दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक और महिला दृष्टिकोण, ये दोस्तों ये नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें अवेलेबल। जिस तरीके से मैं बताऊंगा इसकी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से दोस्तों एक किसी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए एक सिलेबस की आवश्यकता पड़ती है, एक नोटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। और एग्जाम्स के लिए दोस्तों सिलेबस उसके लिए मायने रखता है। तो हर एक चीज़ का एक रास्ता होता है, मंजिल होती है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें कंप्लीट। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम प्रकाश पे GK स्टडी मोटिवेशन के जाकर दोस्तों वहाँ से टेलीग्राम इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मिले, वहाँ से जाकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और इसमें समझ में आ ही रहा है वैसे प्रथम चरण अब दोस्तों इसके किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट कर जाएगी उस बात की ध्यान रखें। प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा इस CN 7/2025 के सभी अधिसूचित पदों के लिए सामान्य परीक्षा की अवधि 90 मिनट रहेगी। सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 नंबर रहेंगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चरणों में एग्जाम्स कंडक्ट जाएगी और दोनों में दोस्तों रूल्स एक ही लागू होगा। केवल यहाँ पे प्रथम चरण की जो CBT परीक्षा है प्रत्येक 1 अंक का रहेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे जब दूसरी जो CBT परीक्षा है उसमें लगभग यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन मिनट्स वही रहेंगे और क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो उम्मीदवार स्क्राइब का इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल है उनके लिए परीक्षा का समय 120 मिनट होगा, यानी कि 2 घंटे का समय उनके लिए और सभी के लिए 1.5 घंटे का समय रहेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे बात करें उपयुक्त तालिका में दिया गया खंडवार विभाजन का सांकेतिक है, यानी दोस्तों इस तरीके से एक अलग मॉडल है ये और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन की बात करें 3 क्वेश्चन आपका अगर गलत होता है तो एक क्वेश्चन आपका एक सही नंबर आपका कट जाएगा, माइनस मार्किंग की जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, माइनस मार्किंग रहेगी। और 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं आपको तो एक क्वेश्चन गलत आपका सही काट लिया जाएगा। ये दोनों में रूल्स लागू होगा। प्रथम से CBT परीक्षा मतलब प्रथम चरण की एग्जाम्स के लिए और सेकंड दोनों में रहेगा गाइस, इसलिए पहले से बता देते हैं गाइस। प्रथम चरण की जो CBT परीक्षा स्क्रीन प्रकृति की होगी और CBT के प्रश्नों को होते हैं इससे सामान्य पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों का अनुरूप होगा। प्रथम चरण की CBT परीक्षा के सामान्य अंकों का उपयोग द्वितीय चरण की CBT के लिए उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार चयन हेतु किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो OBC, NCL, SC, ST, AWS, PWD और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभों का लाभ उठाते हुए द्वितीय चरण की CBT के लिए चयनित हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों के लिए केवल OBC, NCL, SC, ST, AWS, PWD और भूतपूर्व सैनिक के लिए ही मान्य पात्र माना जाएगा। पूरा थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़िए। वस्तुनिष्ठ और जो प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के होंगे तो निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। गणित के क्वेश्चन में क्या क्या आएगा तो इस बात समझ लें। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति में क्या आएगा ये भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। और दोस्तों बात करें
कि सामान्य जागरूकता में क्या आएगा। तो सामान्य जागरूकता में इतिहास, हिस्ट्री, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और बात करें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, विविध प्रकार के सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, साइंस विज्ञान, साइंस, विविध प्रकार की जानकारी आपसे पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, यानी कि अभी हाल ही का, यानी कि न्यूज़, जितने भी न्यूज़ेस हैं सब सारी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये नियम दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको दोस्तों कंप्लीट करने पड़ेंगे। विभिन्न समुदाय में पात्रता के लिए अंकों, यानी कि विभिन्न कैटेगरीज है दोस्तों, उसमें अनारक्षित के लिए 40-25, यानी कि 100 नंबर में से क्वेश्चन पेपर दे रखा है, लेकिन आपको उसमें 40 नंबर लाना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 40 नंबर लाना जरूरी है। अन्य वन जो नॉन क्रिमिनल, जो किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, उसके लिए 30 नंबर लाना, अनुसूचित जाति के लिए 30 लाना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 लाख, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यू व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यू उम्मीदवारों की पात्रता के लिए 2 अंक की छूट प्रदान की जाएगी। अगर पीडब्ल्यूडी हैं के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूडी व्यक्ति उपलब्ध होने की स्थिति पीडब्ल्यू उम्मीदवारों को पीडब्ल्यू उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाला एक बात है कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यू व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। इस बात का तो ये देखा है दोस्तों, जो आरक्षित क्षेत्र हैं, जो उसमें अगर पीडब्ल्यू व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उन उम्मीदवारों आरक्षित क्षेत्र के उम्मीदवारों को 2 अंकों की छूट और प्रदान की जाती है, यानी कि 40 की जगह उनको 38 नंबर ही लाना रहेगा। किसके लिए? आरक्षित क्षेत्रों के लिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। द्वितीय चरण की एग्जाम भी सेम कंडक्ट है, बस मैंने इसमें बताया कि द्वितीय चरण की सीबीटी परीक्षा अवधि तथा प्रश्नों संख्या निम्नानुसार है 90 मिनट के साथ, लेकिन इसमें उसमें कितने क्वेश्चन है? 40-30 से, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन, लगभग एक प्रश्न संख्या 120 हो जाएगी। लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ गए और 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ गए और 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ गए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। तो इसमें और सेम वही चीज़ रहेगी, जो उम्मीदवार इसके को इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल उनके परीक्षा समय 120 मिनट होगा। इस बात का ध्यान रखें। उपयुक्त सारणी में दिया गया खंड और विभाजन का सांकेतिक और वास्तविक प्रश्न में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नकारात्मक होगा तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट ली जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। ये इसमें माइनस मार्किंग भी, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। प्रश्न भूगोल की वस्तु प्रयोग होंगे और उनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। गणित के क्वेश्चन क्या क्या पूछ जाएंगे, ये सारा आप एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद आप पढ़ रहे होंगे गाइस। तो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और रही बात सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, अब विभिन्न चीज़ें जो है दे रखी दोस्तों, आपको थोड़ा सा खुद रीड करना है और बस कल सरसरी नज़र आपको डालना है यहाँ पे दोस्तों। और ये दोस्तों थोड़ा पद का नाम, इसमें दोस्तों लेखा लिपि से लिपि 7वें चरण पेशा समस्त पदों के लिए ये प्रथम चरण की सीबीटी बराबर रहेगी। द्वितीय चरण की सीबीटी समस्त पदों के लिए बराबर रहेगी। कौशल परीक्षण की आवश्यकता अगर आप चाहते हैं तो कौशल आधारित अंकन कौशल परीक्षा सीबीटी एसटी, कंप्यूटर आधारित अंकन कौशल परीक्षा सीबीटी एसटी, ये दोस्तों वेबसाइट पर जाकर दोस्तों इसका, यानी कि आप इसका कौशल परीक्षण की अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। उपयुक्त सही पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा दोस्तों। दस्तावेज सत्यापन और लास्ट स्टेप एक और पेंडिंग दोस्तों, इसीलिए फिजिकलिटी और आपको मेंटलिटी टेस्ट किया जाएगा। कैसे करें आवेदन, ये सारा दोस्तों अपन नोटिफिकेशन में सारा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा गाइस तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए स्क्रॉल कर देता हूँ गाइस। तो फटाफट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं गाइस। वैसे आप इसको स्टॉप कर दोस्तों, सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और इसका मैंने पहले बताया कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिवेशन वाले चैनल से नीचे जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आपको पूरा आने के इसका रीड कर सकते हैं। अगर इसमें वैसे आपको चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, इसमें दोस्तों पदवार पैरामीटर CN 07/2025 पदवार पैरामीटर, है ना। तो ये सारा बार रीड कर सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। और कि कितने जोन में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि हमारे भारत देश के अंदर 17 जोन हैं रेलवे के। तो रेलवे के 17 जोनों में दोस्तों आपको, यानी कि इन्हीं 17 जोनों में दोस्तों आपको, यानी कि पोस्ट अलॉट की जाएगी। और इसी 17 जोनों में दोस्तों ने अलग अलग पोस्टें दे रखी है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पोस्टें। उसके लिए कुछ दोस्तों घोषणा पत्र लगेंगे, जब आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों तो आपको SC ST OBC जनरल या फिर अन्य कैटेगरी भूतपूर्व दिव्यांगजन की जितने भी क्षेत्र में जिस तरीके से आते हैं दोस्तों सभी के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट में सारे दोस्तों ये घोषणा पत्र फोटोज हैं, इस हस्ताक्षर सहित कुछ इसके लिए घोषणा पत्र में घोषणा, ये सारा आपको दोस्तों वहाँ पे ये सब सबमिट करना होगा जब आप इसके लिए चयन किए जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा गलत जानकारी भरेंगे दोस्तों, तो आप इससे पहले अगर आपको पता चलता है, विभाग को अगर पता चलता है कि आपने गलत जानकारी दी तो उससे पहले भी आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है, कर दी जाएगी। और अगर बाद में पता चलता है किस प्रकार की जानकारी आप छुपाते हैं और गलत
तरीके डाल देते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। ये रेलवे के पास अधिकार है। इस बात का ध्यान रखें। तो सारी जानकारी सही भरना है, एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट करना है और इसके लिए एलिजिबल होना है। अच्छे से तैयारी करके दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आप इसके लिए सही तरीके से चयन हो जाए। तो बस गाइज इतना ही इस वीडियो में रहेगा। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही गाइज रहेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। सो धन्यवाद।